मेरा 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग है। गवर्नमेंट स्कूल, आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दें कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, या कोई सब्जेक्ट आपका वीक है। बहुत सारे बच्चे हैं कि अच्छे हैं पढ़ने में, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ट्यूशन बहुत महंगी है, फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही। जो बच्चा पैदा होगा वो पैदा होते नौकरी तो नहीं करने लगेगा ना। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और पैसा नहीं अफोर्ड कर पाता तो क्या उसको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, हर बच्चे का। और क्वालिटी एजुकेशन वैसी ही मिलनी चाहिए कि जो बड़े बड़े टीचर बड़ी बड़ी फीसों पे पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, तो आप तो उन बच्चों से कम्पीट ही नहीं कर पाओगे। पहले ही उन लोगों ने एक हाई क्रिएट कर दी आपके बीच में और उन बच्चों के बीच में। तो फिर तो इसका मतलब जो पैसे वालों के बच्चे हैं वही सक्सेस की गारंटी ले रहे हैं, वही आईआईटी निकालेंगे, वही सीए बन रहे हैं, वही बाकी एग्जाम निकाल रहे हैं। आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना इसके अंदर। कोई बच्चा भी अंदर से गलत नहीं होना चाहता। लोग कह तो देते हैं ये काम कर रहा है, ये गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। क्या आपने उसको मौका दिया? क्या आपने घर में ट्यूशन पढ़ाने की बजाय उतनी ईमानदारी से बच्चों को क्लास में पढ़ाया? सबको सब पता है, आप लोग भी जानते हो ना ये बात, तो छुपा नहीं है। मेरा आने का केवल मोटिव है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ वही क्वालिटी आपको जाए, कोई गैप ना रहे। मैं प्राइवेट स्कूल में किसी में नहीं गया। मैं थैंकफुल हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, उन्होंने रिकमेंड किया कि सर आप आइए, और दूसरा प्रिंसिपल साहब उन्होंने भी कहा कि सर आप आइए, बच्चों को गाइड करिए जितना टाइम मुझे अलाउ करेगा। देखिए मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि 1 लाख से ऊपर तो फॉलोवर हैं जो बच्चे मैं पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन डील करता हूँ। क्लासेस अगर मैं लेता हूँ तो क्लास में कम से कम 400 बच्चों की क्लास होती है, माइक पे पढ़ाना पड़ता है, आवाज़ भी नहीं पहुँचती। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं जितना टाइम दे सकूँगा। और भी टीम के जितने मेंबर होंगे उसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स भी होंगे जो ऑलरेडी आईएएस बन चुके, कुछ बीआरसी के साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह के जानकार हैं। टाइम पर उन लोगों को मैं बोलूँगा कि वो गाइड करें आप लोगों को आकर। आप सिर्फ एक कमिटमेंट करिए कि आप पढ़ना चाहते हैं। आप सिर्फ घर में बैठकर आंख बंद करके इतना डिसाइड करो कि आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है, स्कूल जो सपोर्ट कर पा रहा है ठीक है। अगर नहीं भी कर पा रहा, वो सपोर्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा कहीं से भी सर्च करके कोई ना कोई आपको मिले। चार्ज कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें, मैं क्लियर कर दूं। जो भी इनिशिएटिव मैं लूंगा 0 रुपए, एक सिंगल रुपए भी आपको कहीं देना नहीं है, किसी को भी। क्लियर है? चाहे मेरे नाम पे किसी के नाम पे भी कोई बात करे, मेरे वर्ड्स हैं, आपको किसी को कुछ नहीं पे करने की जरूरत है। मैं भी जब यहाँ से क्रॉस कर रहा था स्कूल के, जब मैं गेट पे एंटर किया तो गवर्नमेंट स्कूल को लेकर मुझे शुरू से मन था। एक्चुअल में इतना मैं बिजी रहता था कि मैं टाइम दे नहीं पा रहा था। कई साल से दिमाग में था कि जो रियल नीडी है, जो वाकई में जहाँ काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट स्कूल है। हर कोई सोसाइटी को ब्लेम करता है कि देखो सोसाइटी में लोग खराब है, बाइक से 4 लोग घूम रहे हैं, ईव टीजिंग करते हैं, गाली गलौज की भाषा यूज करते हैं बच्चे। तो क्या वो बच्चा पैदा होते ही ऐसा हो गया था? वो एक दिन में तो गड़बड़ नहीं हो गया होगा ना? क्या जब वो बच्चा ग्रो कर रहा था, क्या उसके टीचर्स ने या उसके पेरेंट्स ने समझाया? क्या उसको गाइड किया? बाई बर्थ कोई खराब नहीं होता। सोसाइटी के ही लोग हैं, सपोर्ट नहीं करते। जब वो बच्चे को डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी, लाइफ में कुछ मिलेगा ही नहीं, सक्सेस उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं, तो क्या करेगा? उसकी मजबूरी है कि वो नेगेटिविटी में जाएगा। वो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है, उसका फ्रस्ट्रेशन है कि सोसाइटी ने कुछ किया ही नहीं उसके लिए, तो चाहे में गलत ही करेगा क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। अगर वो डॉक्टर होता, लोगों का ट्रीटमेंट करता, इंजीनियर होता, कुछ और वर्क करता। वो कुछ नहीं है तो क्राइम करेगा, कुछ होगा तो कुछ काम करेगा, बिजी रहेगा। जब कुछ नहीं करेगा तो क्राइम करेगा, नेगेटिव चीजें करेगा या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा। 8th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, मैं जब गेट से एंटर किया, आपस में बात करते हुए जा रहे हैं एब्यूजिव लैंग्वेज। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, प्राइवेट स्कूल को देखकर आपके अंदर से अच्छी फीलिंग आती कि ये बच्चे बड़े मतलब लकी हैं, या इनके टीचर बड़े अच्छे होंगे, ये क्योंकि पे कर पा रहे हैं? बेटा आप ये बताओ, पैसे से उनको अच्छा टीचर मिल रहा है, अच्छा स्कूल मिल रहा है, पर पैसा ये तो नहीं कह रहा कि आप गाली बको या ना बको। ये तो आप अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो ना। इसके लिए किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए कोचिंग देने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। सोसाइटी को हम ब्लेम करते हैं ना, सोसाइटी हम ही बना रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सर तो आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं। जब मैं आपकी एज में था मैं भी ऐसा था, मैं कोई स्पेशल नहीं था। मैं भी छोटा था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। कनॉट प्लेस के अंदर हनुमान मंदिर के ठीक सामने स्कूल था, यूनियन अकेडमी, उसी का पढ़ा हूँ। आप में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मैं दिमाग से कमजोर हूँ, या मैं पढ़ना चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है फैमिली कंडीशन सपोर्ट ना करती हो, घर में आए कि झगड़े होते हो, या पढ़ना भी चाहते हो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फैमिली को एजुकेशन की वैल्यू ना पता हो।
कि आप चाहते तो हैं पर आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो कि मैं करूं कैसे। हर बच्चे के दिमाग में ये चीज होगी। कोई बच्चा कितना ही शरारती हो पर अंदर से मैं अकेले में पूछूंगा ना उससे, कहेगा सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, या मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, या मैं सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि जितना खराब तुम मुझे समझते थे कुछ नहीं कर पाएगा, कर तो मैं लूंगा कुछ ना कुछ। हर किसी में स्किल है। तुम एक बच्चा मुझे लाके दो जो कहता है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं सेलेक्ट करा के दिखा दूंगा पढ़ा के। ऐसा कोई है ही नहीं। भगवान ने किसी को ऐसा नहीं बनाया जिसमें क्वालिटी ना हो। हर किसी की अपनी स्किल है। क्या पढ़ाई एकमात्र काम है सफलता का? नहीं। सोसाइटी के प्रेशर में भी नहीं आना है। दो तीन मोटी मोटी बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले बेटा आप ये तय करो करना क्या है। किसी के कहने से पढ़ाई, किसी के कहने से कुछ काम नहीं। आप सिर्फ घर जाकर आंख बंद करके एकांत में, शोर शराबे में नहीं, आराम से रूम बंद करके बैठो, आधा घंटा सिर्फ आंख बंद करके सोचो करना क्या है। सही चीज है दिशा। अगर आपको अभी नहीं आपने तय किया ना, आगे जाके परेशानी होगी। बहुत बार होता है 12th पास कर जाते हैं, हमें भी पता ही नहीं होता हम करना क्या चाहते हैं। 12th के बाद अचानक से हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, मुझे ना सर IAS बनना है। लाल बत्ती गाड़ी में किसी को देखा, कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को देखा, पुलिस के बड़े अधिकारी को देखा तो मोटिवेट हो जाते हैं 10 मिनट के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वही लोग मिल गए, फिर दोबारा उसी काम में लग गए। क्योंकि हमेशा हमेशा डाउट करते रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तुम में एक बच्चा ऐसा नहीं है जो भविष्य में IAS IPS जो बनना चाहे वो ना बन सके। सिर्फ बात है कि तुमने समय गंवा तो नहीं दिया। सही समय पर सही निर्णय करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसकी गलती देखो आपकी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी गलतियां हैं। स्कूल सिस्टम में जो भी कमियां हैं ऑलरेडी मैं जानता हूँ। आप बहुत सारी चीजें जो कहना चाहते हैं आप नहीं बोल पा रहे हो, आपके चेहरे से मुझे पता है। आपके चेहरे जो कहना चाह रहे हैं ना, अनुभव इतना हो गया पढ़ाते हुए, 2 लाख से ऊपर बच्चा पढ़ा दिया मैंने। आपके चेहरे से मुझे पता लग जाता है कि कई टीचर ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे, है ना। कोई आपको घर पे ट्यूशन के लिए बोल देगा, है कि नहीं। आप जो लोग पे कर पा रहे हैं वो जा पा रहे हैं, जो नहीं पे कर पा रहे वो नहीं जा पा रहे। यही समस्याएं हैं। तो ये बैरियर खत्म करना है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर मैंने सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जो फीस देकर आ रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, तो मैंने जस्टिस नहीं किया अपने प्रोफेशन के साथ। जो रियल नीडी है पढ़ाना तो उसको है बेटा। पैसे वालों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ा देगा, पर जो नीडी है उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं इसी कोशिश में लगा हूँ लगातार पिछले कई टाइम से। मेरी यही एक कोशिश है कि मैं वो सारे काम करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए, जिनको लाना है उनको लाऊं, और इंडिया के टॉप एजुकेटर लाऊं। जो टॉप टीचर हैं उनको लाएं, आपको मोटिवेट करें, गाइड करें, कैरियर के बारे में बताएं कि आपको जो एग्जाम देना है बेटा उसमें क्या, किस पोस्ट पर आप जाते हो, किस तरह से वो पेपर निकलता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे निकलता है, और उस एग्जाम में जो भविष्य में आप निकालना चाहते हैं अभी उसकी क्या जरूरत है, अभी आपको क्या करने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है। आपको समय खराब नहीं करना है। सबसे कीमती चीज दुनिया में है समय। सही समय पर अगर आपने सही निर्णय नहीं लिए तो आगे जाकर रिग्रेट करोगे। फिर आप सोचोगे कि लाइफ का जो गोल्डन टाइम था वो मैंने गवा दिया। अब जो बच्चा, आप मुझे बताओ, ग्रेजुएशन के बाद एक ही साल में सोचता IAS निकालना है तो उसके पास एक ही साल है। पर आप अभी 11th या 12th में है, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपकी NCERT की किताबें पढ़ने से IAS निकलता है। सबसे पहले मैं खुद IAS को पढ़ाता हूँ, जब मैं उनको पहली बात बोलता हूँ सबसे पहले बेटा NCERT पढ़ो। क्लास 11th वाले बच्चे कितने हैं ज्योग्राफी पढ़ते हैं? जो ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी है, आर्ट्स नहीं सर, स्कूल में ही नहीं है। अच्छा, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस में आपकी क्लास 11th की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक किताब पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, संविधान के बारे में। तो हमारा प्रीएम्बल किसने लिखा, प्रीएम्बल क्या कहता है, सब भारत का संविधान किसने किसको दिया है। संविधान नेहरू ने लिखा, ये प्रीएम्बल नेहरू ने लिखा, तो क्या नेहरू ने प्रीएम्बल दिया है, ये भारत को दिया है, या भारत का संविधान नेहरू ने हमको दिया है? नहीं। यही जरा जरा सी बातें सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है। जो चीजें आप पढ़ने में आपको लगता है ना कि सर मैं पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ रहा हूँ, बोझ मत समझो बेटा, आप उसको एंजॉय करो। सबसे जो ट्रू चीज है ना लाइफ में, पैसा भी नहीं है, नाम भी नहीं है, सबसे बड़ा ट्रूथ है नॉलेज। भीड़ से आपको क्या चीज अलग करती है? मैं कभी सरकारी स्कूल में ही बैठता था और बिल्कुल पीछे बैठता था। शायद मेरी क्लास का सबसे शरारती बच्चा था, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। लड़ाई झगड़ा करना, तुम्हारी तरह मैं ही बैठता था, मजाक करना, जो आया उसी पे कमेंट करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। जिस लाइफ में एज में एंजॉय भी करना चाहिए, इसमें टीचर को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है ना। तो मैं कभी चीजों को माइंड नहीं करता। एंजॉय करो, सब कुछ करो, पर पढ़ो। कुछ खराब नहीं लगेगा अगर कल को आप सक्सेसफुल होगे। एक टीचर के लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती जब वो बच्चा कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। क्लियर है?
दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो सेक्शन है वो आर्ट्स का है और दूसरा कॉमर्स का है। दो तीन चीज़ें जो मुझे प्रिंसिपल सर ने बताई, एक समस्या आपको मैथमेटिक्स में आ रही है क्लास 12 में, दिक्कत है मैथमेटिक्स क्लास 12 वालों को परेशानी है क्या? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को फील हो रहा है ऐसा? ट्वेल्थ क्लास नहीं है इसमें? बच्चे नहीं आए? अच्छा, उनको बुलाना चाहिए था ट्वेल्थ के बच्चों को भी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग IIT JEE वगैरह को मैथ्स पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ को मैथ्स दोनों पढ़ा दें। मेरी इच्छा ये थी कि वही लोग पढ़ाएं, क्योंकि जब तक मैं आपकी समस्याएं जानूंगा नहीं तब तक मैं उसके लिए कैसे भेजूंगा किसी को। सबसे बड़ी चीज़ है पहले आपकी परेशानी पता लगे। तो मैं टाइम पे विजिट करता रहूँगा जितना समय मुझे मिलेगा, और मैं बैठूंगा भी अभी थोड़ी देर के बाद। तो आप मुझे इंडिविजुअली भी मिलना चाहें, अपनी परेशानी बोलना चाहें, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे फैमिली संबंधित हो या फाइनेंशियल दिक्कत हो, आप बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या चीज़ आपको रोक रही है, ठीक है। दूसरी बात, यारी दोस्ती जो इस समय की है ना, देखो यारी दोस्ती कुछ होती नहीं। दो चीज़ें हैं, अगर पूरी लाइफ में आपको दो दोस्त भी अच्छे मिल जाएं तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। पर आजकल कंप्यूटर हुआ करते हैं, दोस्त नहीं होते। हर कोई आपको डिस्करेज करता है कि आप ये काम कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। ये कहा करो 3 बार उठ के कि अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या है, तुम नहीं कर सकते? बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारा टैलेंट इतना है कि मुझसे भी ज़्यादा। मोबाइल अगर तुमको दिया जाए, कई चीज़ें ढूंढ के निकाल दोगे जो मेरे मोबाइल में मुझे नहीं पता। क्लियर है? क्योंकि तुम्हारा एक्सपर्टाइज है, आप उस दिशा में सोचते हो, ठीक है। कोई कमज़ोर नहीं होता। एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कह दे सर मैं कमज़ोर हूँ या मैं ये नहीं कर सकता। IAS में ऐसे ऐसे बच्चे IAS निकाले हुए हैं जो 10th में 50% लाए, 48% लाए, जिसके फादर पेट्रोल पंप पे काम करते थे, गरीब थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक बच्चे ने सिविल्स निकाला, कुली का काम करता था स्टेशन में, सिविल सर्विसेज निकाला। तो बस सिर्फ मेहनत करने की बात है कि आपने किस दिशा में सोचा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अच्छे बच्चे हैं। देखो, सिविल सर्विसेज होने के लिए या कुछ और करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर सबसे पहली जरूरत है कि आप एक ह्यूमन बीइंग बन जाएं, कि जो अगली जनरेशन आए सोसाइटी में, जो आपका योगदान हो, कम से कम आप ये जिम्मेदारी लें कि सर मैं सोसाइटी में गलत नहीं करूँगा। मैं बहुत आगे ना जा पाऊँ तो कम से कम पीछे भी तो ना चला जाऊँ, कि कल को अगर तुम 10 साल बाद शीशे के सामने खड़े हो तो खुद को देख के शर्मिंदगी ना हो, तुम्हारे पेरेंट्स को देख के तुम पे प्राउड हो, ना कि वो शर्मिंदा हो कि ये गाली बकता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है ये तो। और गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की समस्याएं बहुत देख रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। इसके लिए तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं कहीं पर। तो कम से कम इतना सुधार करो, ठीक है। पहला कमिटमेंट, आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है। सबसे पहला कमिटमेंट कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। कम से कम आंख बंद करके सोचो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, और जो तुम खुद जानते हो खराब है, ये नहीं करना चाहिए, वो मत करो। कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। आधा तो हम लोग मूवी को देख के इंकरेज हो जाते हैं कि वो मूवी में ऐसे बाल बना के घूम रहा था तो मैं भी घूमूंगा। बेटा वो सक्सेसफुल हो चुका है, ऑलरेडी वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसके बारे में एक्सेप्टेबल है। वो मूवी में आकर उल्टा पुल्टा बोलेगा, लोग ताली बजाएंगे, और वही आप रोड पे करोगे, लोग आपको गालियां करेंगे। तो खाली अंतर किस बात का आया? सक्सेसफुल होने का और अनसक्सेसफुल होने का। जो सफल था उसके पीछे दुनिया खड़ी है कि देखो हमने भी इसके सफलता में 2 चीजें हेल्प की थी, और जो असफल है उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। हर कोई कहता है कि ये तो मेरे से मतलब ही नहीं, मैं जानता ही नहीं इसको। क्लियर है कि नहीं? आपकी बात दुनिया तब सुनेगी जब आप कुछ होंगे, और आप ये नहीं कह सकते आप काबिल नहीं है। आप हर कोई स्टूडेंट बहुत काबिल है, हर किसी में स्किल है, पर सबकी स्किल अलग अलग है। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो फिर आप स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलो, आप जो काम करो वो दिल से करो। अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि नहीं नहीं प्रेशर बनाते हैं या यही काम आपसे अच्छा हो पाएगा, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, मेरे सारे ID भी दे दूंगा, आप मेरे से इंटरेक्ट करवा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उनको कन्विंस कर सकूँ। अगर वो आपकी बात ना समझ पाए तो शायद मैं समझा पाऊँ। बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होगा। कभी पेरेंट्स स्कूल में आना चाहें, अगर इकट्ठे पेरेंट्स आएंगे मैं अवेलेबल भी हो जाऊंगा इंडिविजुअल काउंसलिंग करने के लिए। जैसी सपोर्ट आप चाहेंगे, मैं सारे काम छोड़कर सबसे पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दूंगा। क्लियर? चाहे मुझे क्लास ऑफ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पहली प्रायोरिटी ये होगी। पर आप मुझे इतना कमिटमेंट करें कि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलें। क्लियर है? आप अच्छा गाना गाते हैं तो आप म्यूजिक में अच्छा करें, पर जो काम आप करते हैं 100% करो। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और अधूरे मन से करोगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे। स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, 100% एफर्ट नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो पेंटिंग अच्छा करें,
इंडिविजुअली मैं आपको गाइड भी करूंगा कहाँ कहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जितनी मेरी क्षमता होगी मैं सब बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा पर्सनल लेवल पे जाके उन लोगों को लाया जाए और आपसे बात कराई जाए। पर आप इतना कमिट करें कि आप पढ़ोगे या आप खेलोगे या पेंटिंग करोगे, जो आप अच्छा करते हैं आप उसमें अच्छा करेंगे। ठीक है, मनी कोई इशू नहीं है, मनी की वजह से आपकी एजुकेशन ना हो पाए ये नहीं। ठीक है, जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये तो आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, ये दो टॉपिक तो हैं, तो कम से कम एनसीईआरटी की जो बुक्स आप पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह जब देते हैं आगे जाकर, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोशिश करें, या कॉमर्स कल को आप ऑप्शनल लोगे, अकाउंट से आप सिविल सर्विसेज मेंस का पेपर दोगे, जो सब्जेक्ट आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। आप उसको ये मान के चलना कि ये सब्जेक्ट अगर आज कमजोर रह गया तो कल को तैयारी में फिर से पढ़ना पड़ेगा, और आज का पढ़ा हुआ भूल गया तो फिर दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय आपको एक ही साल में कंपटीशन निकालना है, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आज आपके पास समय है, तो जिस समय जिस क्लास में आप जो विषय पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से पढ़ो। आप ये बताओ, पढ़ने के अलावा, खाने सोने के अलावा क्या काम है जिसमें तुम इतना बिजी हो कि नहीं कर पा रहे? मेरे और आप में सिर्फ एक अंतर है, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ है हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, मेरे समय पे मोबाइल फ़ोन नहीं था। आपका सबसे ज़्यादा टाइम किल करता है मोबाइल फ़ोन। टेक्नोलॉजी पे एक ऐसे लिखने को आता था बचपन में, आपको ध्यान हो कि टेक्नोलॉजी इज बून और बेन, वरदान है कि अभिशाप है। अगर टेक्नोलॉजी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करा रही है तो वरदान है, और अगर वो आपको नुकसान दे रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको नुकसान पहुंचा रही है तो अभिशाप है। मोबाइल का यूज करें, मिसयूज ना करें। एक बार आपका व्हाट्सएप बजा, आप सोचते मैं देख लेता हूँ, एक बार आपने फोन उठाया, आपको पता भी नहीं चलता आपका 1 आवर चला गया। उस 1 आवर में कुछ मोटिवेशनल पढ़ लेते, अपनी बुक पढ़ लेते, भविष्य में जो एग्जाम निकालना है कम से कम उसके पेपर देख लो किस तरह का पूछता है, जो जो कमियां हैं लाइफ में उनको दूर करो। टाइम का यूटिलाइज, टाइम से कीमती कोई चीज़ नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो आगे जाके बड़ा दुख होगा कि सर मैं काबिल तो था। एक पुलिस अधिकारी के पास जाओगे और तुमको खराब ट्रीट करेगा तब तुमको बहुत रिग्रेट होगा, या अपने पेरेंट्स को कोई मिसट्रीट करेगा या कभी किया होगा तो पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलता कि मैं खुद उस लेवल पे क्यों नहीं था, उतना उससे बड़ा अधिकारी मैं क्यों नहीं बन गया। ऐसा मोटिवेशन लाओ, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। एक लाइफ मिली है तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या पूरी जिंदगी अगर तुम पैदा हुए हो पबजी खेल के निकाल दोगे? क्या यही मोटिव था ह्यूमन बनने का? एक इंसान और जानवर में एक लाइफ मिली है इंसान की, क्या पबजी खेल के पूरी लाइफ खत्म कर दोगे? यही एक मोटिव है लाइफ का? नहीं ना। पबजी तब खेलो अगर पबजी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाए, तुम्हें सीईओ बना दिया जाए, सालाना तुमको पेमेंट करता हो, या फैमिली के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कल को पूरी सोसाइटी तुम्हारा नाम ले? क्या जैसे मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ कल को तुम किसी स्कूल में जाके गाइड करो? क्या नहीं चाहते अंदर से? तुम कितने शरारती हो, चाहे अपने दोस्त को खुश करने के लिए नाटक करते हो क्लास के अंदर, पर अकेले में जब एकांत में बैठ के सोचते होगे तो ये जरूर दिमाग में आएगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं वेस्ट नहीं हूँ, कूड़ा तो नहीं हूँ ना, मैं कुछ हूँ। मैं तो मेरी अपनी आइडेंटिटी जब मैं बनाऊंगा तब बनेगी। पर ये तय है कि अगर तुमने आज का टाइम निकाल दिया तो फिर पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे कि सर मैं आईएएस बन सकता था। फिर वो था लग जाता है नाम के आगे कि मैं कर सकता था। आज मैं इस एज में सोचूं कि मैं उस लाइफ में आईआईटी जेईई निकाल लेता तो आज तो मेरी एज नहीं है, आज तो मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है। मैं लाख काबिल हूँ और बाद में समझा तो कोई फायदा नहीं हुआ, उसका वेस्ट है। सही समय पर सही दिशा होना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। और पूरी जिंदगी पूरी हर लोग चारों तरफ सफलता की बात करते हैं। अगर आप गलती से फेल भी कभी हो गए किसी विषय में तो फेल को फेल नहीं मानना चाहिए। फेल की फुल फॉर्म किसी बड़े महान व्यक्ति ने कहा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर आपका एक्सपीरियंस है। फेल का कंसेप्ट क्यों रखा गया? फेल का कंसेप्ट रखा गया कि ये आपकी कमी थी, आप इसको दूर करिए, आप इसको सीखिए। पर सोसाइटी ने फेल को ऐसा मान लिया कि जैसे इस व्यक्ति का जीना बेकार है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने? क्राइम तो नहीं कर रहा, पढ़ ही रहा है। फेल हो गया तो हो गया, अगली बार डबल नंबर से पास होगा, अच्छे नंबर लाएगा। फेल होना कोई ऐसी चीज नहीं कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। जो फेल हुए हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़े। फेलियर सही चीज है जो आपको सिखाता है। पूरी देखो सक्सेस जो होती है ना थोड़े टाइम में भूल जाती है, फेल हुआ पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। मरते दम तक याद रहता है कि सर मैं 9th क्लास में इस सब्जेक्ट में रह गया था, नंबर कम आए थे। वो ना पूरी जिंदगी आपको पिंच करता रहेगा कि मुझे इसमें गलती नहीं करनी है। कितने बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि सर मैं कमजोर हूँ पढ़ने में? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों को लगता है कि सर मैं पढ़ने में वीक हूँ? ईमानदारी होनी चाहिए। मेरे से बिल्कुल खुल के बात करो।
चाहे मुझे फ्रेंड मान के बात करो, आप कोई सीनियर मत मानो, एज अ फ्रेंड बात करो, ठीक है। कोई पेन वगैरह चौक कुछ है? करण चौक नहीं है तो कुछ हो तो लिखने का, तो लिखें बोर्ड पे कैसे कुछ एक चौक हाँ गुड है। अच्छा देखो एक एग्जांपल देता हूँ, करण बेटा ये बताओ, ये बताओ जरा 9/3 ये लिखा हमने, है ना? अगर ये लिखा होता इसी चीज को 6 + 3/3, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 3। कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर 3 नहीं आएगा, वो बताएं। जो 3 नहीं आएगा ये कहते हैं। अच्छा, जब मैं 7th क्लास में था, कोई झूठ बात नहीं है, कहोगे तो मैं अगली क्लास में मार्कशीट लेके आऊंगा, कोई छुपाने की बात नहीं है, ठीक है। मैं जब 7th में था, मेरा मैथ्स का लेवल तो ये था, ये 3 से 3 कट गया, आंसर आया 6। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी टीचिंग पढ़ाना मुझे ट्यूशन, तो मैं अपने आप ही पढ़ा जैसे पढ़ा। 7th क्लास में ये मेरा लेवल था, आंसर आया 6। हर बच्चे ने आंसर दिया 3, इसका मतलब आप उससे तेज हो। पहली बात तो यहीं पर प्रूव हो गई। तो आप जब मेरी एज में आओगे तो लॉजिकली आपको मुझसे आगे होना चाहिए। मेरी जो इनकम है, मैं जो अर्न करता हूँ, या मैं जितनी लेवल पे सक्सेस पाया, आपको उससे आगे होना चाहिए मेरे लेवल पे, जितनी मेरी एज में आओगे। 33 इयर्स मेरी एज है, आप अभी 17, 18, 16 इसी एज के होंगे, तो इस रिलेटिवली अगर देखा जाए तो मेरी एज में आपको मुझसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि टाइम उतना मेरे पास भी था, टाइम उतना आपके पास भी है ना? अब अंतर आता है कि चेंज कैसे हो गई बात। मैं बिल्कुल पीछे बैठता था लास्ट में, और हर टीचर का मजाक, कोई टीचर नहीं होगा इसका मजाक ना उड़ाया हो। बैक बेंचर मेरे फेवरेट होते हैं, हर बैच में सबसे फेवरेट मेरे होते हैं बैक बेंचर, क्योंकि वो पूरी क्लास का एक्सपीरियंस करता है पीछे बैठ के, वो एक्चुअल में असली मॉनिटर है, और तुम लोग क्रिटिसाइज करते हो। बैक बेंचर असली नॉलेज गेन कर रहे होते हैं पीछे बैठ के, वो चारों तरफ देख रहे होते चल क्या रहा है, आगे वाला खाली टीचर को देख रहा है ना? तो कमजोर तो मेरे को है ही नहीं यार, कमजोर कोई नहीं है। क्लियर? अब देखो अगला पॉइंट, सिर्फ अपने माइंड सेट को समझने की बात है। मैं जब 9th क्लास में था, तो मेरे टीचर ने कहा, मैं यूनियन एकेडमी स्कूल में पढ़ता था, सीपीयू। टाइम ज़्यादा वेस्ट तो नहीं आप लोगों का हो रहा है कुछ? 9th क्लास में मेरे टीचर ने कहा, मैथ्स में मेरे ग्रेस मार्क्स थे कुछ 3 नंबर शायद टीचर ने ग्रेस दिया था मैथ्स पास होने के लिए। सबसे याद रहता था मैथमेटिक्स से, मुझे मैथ्स नहीं आता था। टीचर ने मेरे फादर से कह दिया कि ये बच्चा लाइफ में कुछ भी कर ले, ये मैथ्स नहीं कर सकता, इसको मैथ्स नहीं आ सकती, ये कुछ भी कर ले। अब देखो, जहाँ जहाँ मैं सक्सेसफुल हुआ मुझे याद नहीं है, कितनी सक्सेस मुझे मिली मुझे याद ही नहीं है, पर ये स्टेटमेंट मैं हर क्लास में एग्जांपल देता हूँ, इवन सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को भी कहता हूँ। तो उस टीचर ने कहा कि ये लाइफ में कुछ भी कर ले, इसको मैथ्स नहीं आएगा, इसका मैथ्स का एटीट्यूड ही नहीं है। मेरे फादर बड़े ह्यूमिलेट हुए, शर्मिंदा हुए इस बात को लेकर कि वो मुझे स्कूल लेके जाते थे, गवर्नमेंट बस में लटक के जाता था मैं पढ़ने। उस समय रूल नहीं था कि घर से इतनी दूरी पे स्कूल होना चाहिए, तो सरकारी बस से लटक के जाते थे सीपी पढ़ने। 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एजुकेशन मेरी वहाँ पे थी। मेहनत कोई करता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं। जिस गली में रहता था मैं, 11th क्लास में साइंस साइड लिया मैंने। हमारे 3-4 गली मिलाकर कोई साइंस साइड वाला स्टूडेंट नहीं जो मुझे सीनियर बता भी सके कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। ले दे के 2-4 किताबें होती तो वही पढ़ना पड़ता था, मजबूरी थी। आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, बहुत लोग हेल्प करने को तैयार है, आप पढ़ना चाहें। सोशल जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर चीज़ें नेट पर अवेलेबल हो गई, नेट की स्पीड बढ़ गई है, तो उसका मिसयूज नहीं, यूज़ करो। पर जब एज हमारी चेंज होती है ना, हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। कई चीज़ें आप गलत नहीं करना चाहते, अनजाने में गलती होती है, उसमें कई गलती आपकी भी नहीं होती, वो आपका बॉडी ऐसा है, वो ह्यूमन नेचर ऐसा है। 40 साल में आपकी थिंकिंग अलग होगी, 18 साल में अलग होगी। सही गलत की कोई सही परिभाषा नहीं है। जो मुझे सही लगता है हो सकता है आपको गलत लगता हो, किसी और को सही लगता है किसी और के लिए गलत होगा। पर कम से कम हमारा विवेक जितना कहता है उतना तो हम करें, हमारा इनर कंसाइंस जो कहता है हम अपने तरीके से सही गलत वो तो करें। हम एंजॉय भी करें, हंसी मजाक भी करें, सब कुछ करें, पर ऐसा ना करें जो अनएथिकल हो। एजुकेशन तो सब चीज़ है, पर एजुकेटेड लोग तो टेररिस्ट भी बन गए। कई टेररिस्ट तो साइंटिस्ट रहे, अबू बकर बगदादी ISIS वाला। बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे रहे जो इंजीनियर साइंटिस्ट है। सिर्फ एजुकेशन होना नहीं, एजुकेशन विद वैल्यूज। एजुकेशन वैल्यूज के साथ होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। सिर्फ एजुकेशन ही सफिशिएंट नहीं है,
एजुकेशन अलॉन्ग विद वैल्यूज, ये आज की नीड है, हमें ये चाहिए। क्लियर है? और वैल्यूज हर किसी के अंदर है। आंख बंद करके सोचोगे हर कोई एथिकल है। तो उस टीचर ने कहा 9th क्लास में कि ये बच्चा कुछ भी कर ले, मैथ्स में नहीं कुछ कर पाएगा। 10th क्लास था, बोर्ड का एग्जाम, मैंने जी तोड़ मेहनत की, जितना पढ़ सकता था सब पढ़ा। क्लियर है? बहुत मेहनत की, नंबर आए थे 37, पूरी मेहनत की मैथमेटिक्स में। 10th क्लास में 37 मार्क्स है मैथमेटिक्स में। वो पहला साल था, मतलब अब ये देखो मैंने पूरी मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए था, डिमोटिवेट हो जाना चाहिए था, उसी समय पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी। नहीं, जब मैं 11th में आया और मेहनत की, और बेटा आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ झूठ बोलने की बात नहीं है, आज मैं जीएस से भी स्ट्रॉन्ग एरिया मेरा मैथमेटिक्स है। मैंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हुए भी मैथ्स वालों को पढ़ाया, आज भी कैलकुलस वगैरह अगर मैं पढ़ा दूं मैथमेटिक्स में तो आपको लगेगा कि सर तो कितना बढ़िया जानते हैं। और ये वो टीचर है 7th में जिसको ये नहीं आता था। तो बदलाव कहाँ पे शुरू हुआ? 9th क्लास, जब मुझे उस मैडम की बात लग गई कि उन्होंने कहा था ये लाइफ में कुछ भी कर ले, मैथ्स नहीं कर पाएगा, और मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया। क्या चेंज आया? सिर्फ चेंज एक बात का आया कि मैंने दिशा देख पकड़ ली, उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। लाइफ में इतने, अभी आपकी लाइफ शुरू होगा, करियर शुरू होगा, कई बार गिरोगे, उठोगे, सक्सेस मिलेगी, फेल होगे, सब कुछ चलेगा। फेल्योर और सक्सेस टेम्परेरी है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है उसको टैकल करने का, वो परमानेंट है। जैक मा, चाइनीज कंपनी अलीबाबा, उसका फाउंडर जैक मा, लाइफ में मुझसे भी ज्यादा फेल हुआ होगा जैक मा, और 40 बार अलग अलग चीज मिला दी जाए 40 बार, और जब एक ही सक्सेस मिली, और ऐसी सक्सेस मिली कि पूरी दुनिया जानती है उसको, और हर इंटरव्यू में फेल्योर की बात करता है, सक्सेस की बात नहीं करता। मैं भी इसी पे जोड़ देता हूँ, फेल्योर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपका जो पास्ट है वो आपका जिंदगी भर का अनुभव है कि ये गलत किया, यहाँ तुम्हें नुकसान हुआ, अब ये नहीं करना। ठीक है कि नहीं? ये हुई पहली बात। तो सबसे पहली बात है दिशा। घर जाकर आप ये तय करें, अपने पेरेंट्स से बात करो, अच्छे पेरेंट्स से कोऑपरेट करते हैं, उससे बैठ कर डिस्कस करो। एक दिक्कत ये हो रही है, पेरेंट्स से आजकल गैप बहुत बन जा रहा है बच्चों में, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को काबिल नहीं मान रहा। हो सकता है पेरेंट्स पढ़े लिखे ना हो, पर बेटा आपके पेरेंट्स हैं। पूरी लाइफ में जो ट्रू फ्रेंड होता है वो आपके पेरेंट्स और कोई अच्छा टीचर, ये दो लोग आपके सबसे क्लोज होते हैं जो आपकी सफलता में खुश होते हैं। पेरेंट्स चाहे पढ़े लिखे हों या ना हों, आप अगर उनसे ठंडे दिमाग से बैठ के बात करोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे, और अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो जो अगली जनरेशन आएगी आपके अंडर में, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। नेचर में जो फिजिक्स है ना, लॉ ऑफ बैलेंस, वो चलता है हमेशा। मेरी अपनी लाइफ में एप्लीकेबल रहा। पहले मैं हंसता था, टीचर जब समझाता था तो मैं कहता था फालतू बातें, आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी मजाक उड़ाता था, ऐसे बकवास बातें, एक जिंदगी मिली, एंजॉय करो, घूमो फिरो, कहीं लड़ाई झगड़ा कर लो, किसी को 2 कमेंट मार दो। और आज समझ में आता है नहीं कि लॉ ऑफ बैलेंस हर जगह चलता है। आज जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकल गए वो नेचर में घूमते रहेंगे, वर्ड्स, एनर्जी है वो, और पलट के डबल इंपैक्ट से तुम्हारे साथ आएगी। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पलट के आएगी इंटरेस्ट के साथ, और बुरा कर दिए तो बुरा पलट के आएगी। तो तुम तय करो कि आज तुम क्या एनर्जी रिलीज कर रहे हो एनवायरनमेंट में, पलट तुम क्या चाहते हो। जैसा व्यवहार तुम अपने लिए बर्दाश्त नहीं करते तो दूसरे के साथ करते क्यों? तुम किसी अपने दोस्त को ह्यूमिलेट कर देते हो, उल्टा कमेंट कर देते हो, वो बेचारा पूरे दिन परेशान रहता है। कुछ बच्चे आप ऐसे जानते हो बड़े सेंसिटिव होते हैं, हो सकता है उसकी फैमिली की परेशानी कुछ हो, वो बेचारा फैमिली से भी परेशान, आप उसके दोस्त होने चाहिए, आप भी उसको डिप्रेस कर रहे हो, तो क्या करें? कई बार मैं सुनता हूँ छोटा बच्चा सुसाइड कर लिया। अरे यार, एक लाइफ मिली है, ऐसा क्या हो गया कि बच्चे, एक छोटे से बच्चे ने ऐसा कर लिया? ऐसा क्या हो गया? सोसाइटी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, वो परेशान था, उसको हेल्प नहीं किया। उसको हेल्प करना बहुत जरूरी है। तो आप उसके दोस्त हैं, वो अपनी फैमिली से ज्यादा आपके बीच में रहता है, और आप भी उसको गाइड नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? हो सकता है वो थोड़ा कमजोर हो, आप उसको गाइड करो, जो आप समझा सकते हो आप सिखाओ। अगर दोस्त हो तो दोस्त बनो, कंप्यूटर नहीं। अगर आप उसके दोस्त हैं तो दोस्त बने। दोस्त का मतलब होता है कि अगर वो परेशान है, खाना नहीं लाया, तो क्या आप इतनी घर से खाना खिला सको या आप उसको हेल्प कर सको, ये दोस्त का मीनिंग होता है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता तू तो बेकार आदमी है, तू फेल हो जाएगा, तेरा कुछ होगा नहीं। ये कंप्यूटर है जो नहीं चाहते कि तुम जिंदगी में सफल हो। दोस्त और कंप्यूटर में अंतर है, पर सोसाइटी ऐसी है 98% कंप्यूटर है, 2% दोस्त है। क्लियर कि नहीं? कल को सफल हो जाओगे, जो तुमको नहीं भी जानता था स्कूल में कहेगा ये मेरा दोस्त था, तुम कहोगे मैं तो सलाम ही नहीं जानता, और फेल हो जाओगे कहेगा मैं तो जानता ही बेकार आदमी है, ये मुझे पता तो कुछ नहीं होगा इसका। इसका मतलब सफल के पीछे हर कोई खड़ा है, फेल के पीछे कोई नहीं खड़ा। क्लियर है?
दो चार चीज़ें मैं आपको सोर्स बोल देता हूँ, आप मेरे से कभी भी इंटरेक्ट करना चाहें, सबसे पहली प्रायोरिटी आपके लिए होगी, आपके पेरेंट्स बात करना चाहें, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप बोलिएगा। अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाया तो जो भी आपके मिस कॉल वगैरह आए होते हैं, मैं जैसे ही क्लास से फ्री होता हूँ कॉल बैक करता हूँ। अगर एक आध दिन में रिप्लाई नहीं आ पाया तो एक आध दिन वेट कर लेना, मैं कॉल बैक करता जरूर हूँ, क्योंकि कई बार मैं 10 घंटे क्लास में होता हूँ लगातार, तो 11वें घंटे में फिर कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल संकोच करने की, कोई डिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत कहना कि बहुत बड़े सर थे ये, तो इनसे मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। आप चाहे मुझे पेरेंट्स मान लो, चाहे आप मुझे टीचर मान लो, चाहे आप मुझे दोस्त मान लो, सारी बात का मोटिव है कि क्या आपकी समस्या दूर हो पाई या नहीं। क्या मैं, कोई कितना ही शरारती बच्चा है कभी भी कॉल करे, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसकी शरारत भी चलती रहे और पढ़ाई भी चलती रहे, दोनों में बैलेंस बना के चलता है। लाइफ में शरारत करना भी जरूरी है। कई बच्चे होते हैं ब्रेन के बहुत तेज होते हैं, तो उनका ब्रेन शांत नहीं होता, वो 1 घंटे में सब याद कर लेता है और 1 घंटे में खुराफात भी खूब करता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। तो वो खुराफात करे, क्या बुराई है, सोसाइटी को अगर नुकसान नहीं हो रहा तो करे, पर पढ़ाई भी कर ले, वो उस एनर्जी को सही जगह भी इस्तेमाल करे। कई बच्चे बहुत शार्प, जो बच्चा अच्छे कमेंट करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर तेज है, बहुत बढ़िया कमेंट मारता है, वो पढ़ने में उतना ही तेज है, पर वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी एनर्जी कहाँ लग रही है। वो बच्चा है, वो क्रीमी लेयर है जो एक बार में सिविल सर्विस निकाल दे। क्योंकि मैं खुद के इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 लाख बच्चे पढ़ाए होंगे, तो मुझे शक्ल देख के पता तो लग ही जाता होगा क्या एटीट्यूड है। 2 लाख कम तो नहीं होता। नंबर बेटा मेरा ये वाला है, देखो व्हाट्सएप पे भी यही नंबर चलेगा। अगर इमीडिएटली मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप मिस कॉल करके भी छोड़ देना या मैसेज डाल देना मुझे। तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी मैं पूरी कोशिश करूंगा वहाँ पर आपको हेल्प की जाए। ये व्हाट्सएप पे भी है और ये कॉल भी रिसीव करता हूँ मैं। सौरभ कुमार पांडे नाम है मेरा, सौरभ कुमार पांडे। आप यूट्यूब चैनल देखना चाहें तो यूट्यूब वाला चैनल ये नाम है, पर उसमें ज़्यादातर चीज़ें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अवेलेबल हैं या मोटिवेशनल अवेलेबल है। सौरभ पांडे GS फॉर ऑल, ये यूट्यूब का चैनल भी है। ये तो फोन नंबर हो गया, ये यूट्यूब का चैनल है सौरभ पांडे GS फॉर ऑल। ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके अलावा फेसबुक के पेज वगैरह हैं, सौरभ पांडे जनरल स्टडीज पोर्टल वगैरह पर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चीज़ें हैं, तो अभी तो आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब स्कूल के लिए जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्कूल के लिए आपको बुक्स वगैरह के द्वारा जो हेल्प हो पाए, या कोई अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊँ, या टीचर्स में भेज पाऊँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएं, कोई चार्जेस आपसे ना लिए जाएँ। कम से कम महीने में 2 से 3 दिन मैं स्कूल में अवेलेबल रहूँ 1 घंटे के लिए, कि आपकी पर्सनल काउंसलिंग कर सकूँ, आपकी समस्याएं सुन सकूँ, या फ़ोन से हो पाए तो फ़ोन से कर सकूँ। ये मेरा इनिशिएटिव है अभी। तो अभी आपको सिविल सर्विसेज तो पढ़ना नहीं कि मैं सिविल्स पढ़ाना शुरू कर दूँ। मैथमेटिक्स वगैरह 12th वालों को पढ़ना होगा तो कुछ टाइम निकाल के मैं गाइड कर दूंगा, या कम से कम किसी टीचर को भेज दूंगा। अभी इकोनॉमिक्स के लिए शायद कुछ लोगों को दिक्कत थी, इकोनॉमिक्स में परेशानी है किसी को? क्या इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो कुछ ना कुछ क्लासेस के लिए अरेंज करा देंगे। फिर अकाउंट्स में दिक्कत है, अकाउंट्स में दिक्कत है, चलो अकाउंट्स के लिए भी देखते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बस ये 2 और मैथ्स। हिस्ट्री में क्या दिक्कत है? अरे हिस्ट्री तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट अच्छा है। एक काम करो, ये वाला चैनल है ना यूट्यूब का, अभी इस पे मैं लाइफ साइंस के लेक्चर डाल रहा हूँ, बायो के लाइफ साइंस के लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। अभी 3 लेक्चर डाल दिए हैं और पुराने लेक्चर बहुत सारे पढ़े हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएंगे, 1 घंटे के लेक्चर होते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ तो आपको भी आना पड़ेगा, मुझे भी आना पड़ेगा, यूट्यूब तो कोई भी देख सकता है। प्लस हिस्ट्री वगैरह में दिक्कत है तो कुछ ना कुछ क्लासेस में किसी दिन आऊंगा, छुट्टी के दिन बुला लेंगे। आ जाओगे छुट्टी के दिन? क्लास बहुत इंटरेक्टिव होगी, जितना पबजी खेलते हो उससे ज्यादा एंजॉय क्लास में करोगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता आपको ऐसे जानने को मिलेंगे, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। इवन मोबाइल भी चलाते हो ना, तो मोबाइल के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है वही बताऊंगा। मोबाइल जब तुम खरीदते हो स्क्रीन लिखी रहती है एमोलेड डिस्प्ले। क्या मतलब होता है एमोलेड? एलईडी और एलसीडी में क्या अंतर है? जो जनरल चीजें हैं लाइफ से जुड़ी हुई उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आपको नॉलेज भी हो जाए और आप बोर भी ना हो। एजुकेशन तो उससे ज्यादा मजेदार कोई चीज है ही नहीं लाइफ में, पर जरूरत है कि टीचर सही बता रहा है कि नहीं, क्या आपको वो चीजें बता रहा है जो इंटरेस्टिंग है कि नहीं। इंडिया पाकिस्तान में क्या इशू है, कैसे अलग हो गए, पहले ये टूट कैसे गए, चाइना इंडिया दोस्त थे कैसे दुश्मन हो गई है, ऐसा क्या हो गया, अरुणाचल में चाइना क्यों दिक्कत करता है हमें, डोकलाम में क्या परेशानी चल रही थी। ये तो हर जगह न्यूज में सुनते रहते हो, पर कोई बताता नहीं है इनके बारे में, तो समझ ही नहीं पाते चल क्या रहा है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद क्या होना चाहिए था, क्लियर है? नहीं,
बेटा इसीलिए आपको नॉलेज नहीं, समझ नहीं पा रहे हो किस दिशा में सोचना है। अगर कोई मुस्लिम पर्सन मंदिर के बाहर हाथ जोड़ ले या कोई हिंदू मस्जिद के बाहर हाथ जोड़ ले, क्या उसका धर्म खत्म हो जाता है? क्या धर्म इतनी कमजोर चीज है कि सिर्फ एक हाथ जोड़ने से खत्म हो जाता है? हिंदुस्तान तो वो देश रहा है कि जब मंदिर बने तो मुस्लिम मिठाई खिलाए और मस्जिद बने तो हिंदू मिठाई खिलाए, इसमें क्या बुराई है? और अगर दोनों नहीं बना सकते थे तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना देते, कोई अच्छा स्कूल बना देते, स्विमिंग पूल के साथ बना देते, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बना देते। क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या रॉकेट साइंस है? भगवान कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कोई प्रूफ चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, वो है तो है। और जैसे आपका घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, दोस्त प्यार से कुछ और बुलाते हैं, वैसे ही भगवान तो एक ही नाम अलग अलग है। आप कोई किताब उठा लो, गीता, कुरान, कोई बुक उठा लो, मैं अंडरलाइन करके बता दूंगा, देखो बेटा सारे धर्म का एक ही मतलब है कि ह्यूमैनिटी, मानवता होनी चाहिए। वो कोई नहीं फॉलो करता, धर्म के पीछे जान लिए पड़े हैं, तो रिलीजियस तो वो है ही नहीं। धार्मिक तो वो खुद नहीं है। जो क्राइम कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, जो वायलेंस कर रहा है गाय के नाम पे, किसी और के नाम पे, वो तो रिलीजन खुद ही नहीं फॉलो कर रहा। वो क्या सिखाएगा किसी को? अगर धर्म की तो पहली नीड है, उसमें पेशेंस होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, किसी में हेल्प करने की हिम्मत होनी चाहिए, ना कि ये कि डंडा लेके एक दूसरे के पीछे भागते हैं। वो रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं सिखाता ऐसा। पर सोसाइटी में आप देखो कि चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, चाहे अनचाहे में। क्लियर कि नहीं? ऐसा कुछ बनता जिससे लोगों को फायदा हो। एक अच्छा हॉस्पिटल बना दो जहाँ फ्री हेल्थ मिले सबको, और वहाँ पे अल्लाह की भी मूर्ति लगा दो, वो कुछ लगा दो स्मारक टाइप, और भगवान का भी लगा दो, क्या बुराई है? लोगों को फायदा भी हो, एजुकेशन भी मिले, दोनों काम चलते रहे। क्लियर है? और जो कोर्ट ने फैसला दे दिया वो मान लो। मतलब इन चीज, ये इतने बड़े मुद्दे नहीं है जिनको लेकर लोग बिल्कुल पागल हो जाए। मेरा अपना मानना ये है, मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं मस्जिद के बाहर भी हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरा कोई धर्म खत्म नहीं होता। और क्या मैं मरने के बाद देखूंगा कि मैं स्वर्ग में पहुंचा कि नरक में पहुंचा? कौन कहता है कि स्वर्ग नरक है भी? क्या पता पूरी जिंदगी कोशिश कर रहे हैं स्वर्ग में जाएंगे और ऊपर जाके मालूम चला दोनों नहीं है, बेवकूफ बन गए। क्लियर है? ज्यादा अच्छा है कि अभी की लाइफ अच्छी जी लो, जो प्रेजेंट है ना बस वही है। आगे कुछ है कि नहीं वो तो प्रूव करना पड़ेगा, पर जो प्रूव्ड है उसको तो फॉलो कर लो। तो ज्यादा अच्छा है कि अभी की लाइफ अच्छी जी हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर वो तेल के कुएं में डाल देंगे तो थोड़ा जल जाएंगे, स्वर्ग में पहुंचा देंगे तो वहां घूम लेंगे, क्या दिक्कत है? तब की तब देखी जाएगी। क्लियर है? मतलब कहने का है कि जो प्रेजेंट है वो तुम्हारे फ्यूचर को तय करेगा। किसी के, और कभी तुम अच्छे, मतलब ह्यूमन बीइंग हो, इतना अच्छा दिमाग है, कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। इस एज में सबसे ज्यादा गड़बड़ हम क्या करते हैं? कोई अच्छी मूवी देखी, हीरो अच्छा लगा, उसी की तरह 3 दिन घूम रहे रोड पे, तो हम उसकी तरह भी नहीं दिखते, जो हम होते हैं वो भी नहीं दिखते। समझ में आ जाता है कि हम तो कलकटुमा रहते थे, शकल से ही पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जो तुम हो उसमें तुम बेस्ट हो। यार तुम्हारे अंदर जो स्किल है, तुम लोगों में कुछ इतने स्मार्ट है, ऋतिक रोशन से तुम्हारे आगे फेल है, तो उसको कॉपी क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप को उससे ऊपर हो, तुम ऊपर के लेवल पे हो तो नीचे क्यों जाना चाहते हो? क्लियर है? हर कोई अपने आप में यूनिक है, किसी को कॉपी मत करो, ऐसा कुछ करो कि वो तुमको फॉलो करे। फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, लोग तुम्हें फॉलो करें, ये होना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी डिजायर तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि मैं ये अचीव करूंगा, मुझे ये करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वो एजुकेशन हो। और जब तुम उस चीज की तरफ आगे बढ़ गए, प्रयास शुरू कर दिया, तो पीछे जितने पुल हैं सब जला दो, ताकि वापस पलटने का रास्ता ना रहे, एक ही रास्ता रहे कि बस जीतूंगा। जब एक डिजायर आ गई ना, तो फिर उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे सारे रास्ते खत्म कर दो कि बस अब सक्सेस होना ही रास्ता है, क्योंकि पीछे कुछ है नहीं। आ रहा है कुछ समझ? इस दिशा में सोचना। और कोई कुछ भी अपनी परेशानी कहना चाहे, एक आध पॉइंट बोल देता हूँ, फिर बात करते हैं। तो ये YouTube वाला चैनल हो गया, फोन नंबर हो गया, टाइम टाइम पे मैं विजिट करता रहूंगा, कुछ लोगों को भेजता भी रहूंगा कि आपको गाइड करें। अगर आपके लेक्चर के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, कोई टीचर को कोई दिक्कत होगी, तो स्कूल आवर के पहले या बाद ऐसे बुला सकते हैं। ठीक है? प्रिंसिपल सर अगर एग्री होंगे या आप लोग इससे बात करेंगे तो छुट्टी के दिन अगर अवेलेबिलिटी होगी तो भी कर सकते हैं। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल अगर मुझे परमिशन दे, मेरी तरफ से पूरा ओपन है। ठीक है? मेरी पहली प्रायोरिटी आप लोगों के लिए होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। और मैं लाइव यूट्यूब पे भी इसलिए डाल रहा हूँ कि कुछ छुपा नहीं है। 1 लाख बच्चा अगर मुझे जानता है तो 1 लाख में जा रहा है, और जो मेरा स्टूडेंट उसको पता है कि इन्होंने कह दिया तो यही करेंगे, यहाँ किसी को पता है। आप इस चैनल पे वीडियो देखोगे, जो पढ़े आपको पता लग जाएगा क्या मास्टर क्या नहीं। ठीक है? तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा पॉइंट मैं कहने जा रहा था, पढ़ना कैसे चाहिए, है ना?
एक बहुत कॉमन समस्याएं होती हैं, सर कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, याद कैसे होता है, भूल जाता हूँ मैं, है ना। मैं पढ़ता हूँ सर पर भूल जाता हूँ, याद नहीं रख पाता, एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है, फार्मूले भूल जाता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं, देखो साइंटिफिक जो प्रूफ है उनके साथ बात कर रहा हूँ मैं उन चीज़ों को एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने लाइफ में किया। जैसे मैं कमज़ोर स्टूडेंट था, मैं ठीक हुआ और इम्प्रूव हुआ, तो मैंने क्या ऐसा किया या मैंने क्या अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखना, मेमोराइज कैसे करते हैं। कई बार देखते हो बड़े बड़े यूट्यूब वगैरह पे देखते हो कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो मेमोराइज कर लेते हैं, डिक्शनरी याद कर लेते हैं, 100 तक पहाड़े याद कर लेंगे। उनका तरीका क्या होता है, 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। अब आप तो पढ़ते ही हो, आपको पता है तरीका क्या है, बस टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल उतना ही यूज करो जितनी जरूरत है, वेस्ट मत करो। जितना टाइम मोबाइल पर खराब कर दिए वो तुम्हारे कैरियर से तुमको उतना पीछे ले गया। जितना तुम सक्सेसफुल हो सकते थे उतना पीछे कर रहा है मोबाइल आपको, क्योंकि उसका इफेक्टिव आउटपुट कम आ रहा है ना। कोई वर्ड टफ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सारी बातें समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगली बात, मेमोराइज कैसे करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल के बाद, और कितना पढ़ना चाहिए, आप स्कूल के बाद अगर स्कूल नहीं आते तो घर में कम से कम 3-4 घंटा पढ़ लिया करो। आप सब कुछ करो, स्पोर्ट्स भी खेलो, टीवी भी देखो, सब करो, पर पढ़ने का एक रूटीन बनाओ। और वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम होना चाहिए, चाहे किसी की शादी क्यों ना छूट जाए, पर वो तुम्हारा रूटीन नहीं टूटना चाहिए। तुम इतना ही कर ले गए ना, सफल हो जाओगे। सिविल सर्विसेज जो बेचारा ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा है, उसको 1 साल मिल रहा है पढ़ने के लिए। तुम अगर आज से ड्रीम बना लोगे, तुम्हें 5 साल मिल गए, 5-6 साल मिल गए, सक्सेस होना गारंटी है। ग्रेजुएशन के बाद 5 साल लगाओगे, उससे अच्छा अभी पढ़ रहे हो, अभी 5 साल मिल जाएंगे तुम्हें, गैप भी नहीं होगा और गारंटी होगी सक्सेस। पर अभी से दिशा देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अब अगला पॉइंट, याद कैसे करें। मान लो आप मेरे से कहो कि सर आप 3 घंटे पढ़े, क्या आपने 3 घंटे में जो कॉपी पढ़ी याद हो गई। जैसे मान लो आपने मुझे एक कॉपी दी और आप कुछ लिखा है कि नहीं, इसमें खाली तो नहीं है, अच्छा गुड, हिंदी लिखी भी तुमने, ठीक है, स्पेलिंग सब सही है। अब देखो ये पेज मैंने पढ़ा और क्या मुझे याद हो गया रीड करके, नहीं। याद रखने का तरीका क्या होता था, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला, हमारा ब्रेन किस चीज को सबसे लंबे समय तक रिटेन कर पाता है। एक बार में माइंड का कंसंट्रेशन बनता है 50 मिनट का, 50 मिनट के लिए। जब आप पढ़ने बैठते हो तो शुरू का आधा घंटा बहुत तेज चीजें समझ में आती हैं। क्यों लेक्चर 50 मिनट के रखे जाते हैं, घंटे के रखे जाते हैं, साइंटिफिक लॉजिक है। उस 50 मिनट में, आधे घंटे में बहुत तेज याद हो रहा होता है। 2 आवर लगातार पढ़ लोगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद लगता है अरे समझ ही नहीं आ रहा, एक लाइन को 4 बार पढ़ रहा हूँ तब भी समझ नहीं आ रहा, तो कॉपी किनारे रख देता हूँ, पबजी खेल लेता हूँ, फिर ये होता है ना। अब देखो इसमें क्या पॉइंट है, आप अगर 1.5 घंटा पढ़ते हैं एक बार में, अगर मान लो आप 3 घंटा डेली देते हो, तो आप इकट्ठे 3 घंटा मत पढ़ो, आप 1.5 घंटा पढ़ो, फिर 40 मिनट का ब्रेक कर दो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो। 3 घंटे पढ़ते हो तो ऐसा कर लो, 2 घंटे पढ़ लो, आधे घंटे ब्रेक कर दो, फिर 1 घंटा पढ़ लो। या 2 ही घंटे पढ़ते हो तो 1.25 घंटे पढ़ के ब्रेक कर दो, 45 मिनट और पढ़ लो। पर रीडिंग के बीच में अगर 3 घंटे से ऊपर की रीडिंग है तो ब्रेक होके तब पढ़ना है। और जो आपने 1.5 घंटे में पढ़ा, सिर्फ 10 मिनट के लिए आंख बंद करके एक बार उसको बेटा विजुलाइज कर लो कि 1.5 घंटे मैंने क्या पढ़ा। अगर आपने ये कर लिया, पूरी जिंदगी में नहीं भूलेगा। बेस्ट तरीका याद रखने का विजुअलाइजेशन। क्यों, जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको वीडियो से पढ़ाया जाता था, सरकारी स्कूल में पता नहीं सुविधा रही होगी कि नहीं, या किताबें जो मिलती होंगी उसमें आम भी इतना बड़ा दिखाया जाता था बना के। इमेज पे ज़्यादा फोकस होता था ना, फोटो के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। कोई मूवी अगर आपने 4 साल पहले भी देखी है, कोई फोटो बचपन की देखी है, आपको आज तक आंख बंद करके याद आ जाएगा। ऐसे ही सब्जेक्ट में होता है, जब आप आंख बंद करके किसी चीज़ को विजुलाइज करते हो, नहीं भूलता हो, वो हमेशा याद रहता है लंबे समय तक। सबसे लंबे समय तक दिमाग याद रखता है उस बात को जिसको हमने विजुलाइज किया हो। तो जो भी आप पढ़ें, आप ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है एक एक लाइन क्या हमें समझ आई, एक एक शब्द जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं पढ़ना। इम्पेशेंट नहीं होना है, जल्दी पढ़ लेता हूँ। जब पूरा साल है पढ़ने के लिए, गड़बड़ कौन करता है, जो लास्ट में 5 दिन पढ़ता है, उसके पास टाइम ही नहीं कि समझ पाए। पूरे साल पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मजाल है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम रेगुलर कर लो। कुछ टीचर सरकारी स्कूल में नॉलेज के हिसाब से कोई कमी नहीं है, कुछ टीचर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि आप खुश हो जाते हो पढ़ के, क्योंकि वाकई वो डिलीवर करना चाहते हैं। कई प्राइवेट स्कूल के टीचरों से अच्छा लेवल होगा, नॉलेज वाइज तो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आएंगे नहीं।
क्योंकि टफ क्राइटेरिया है सरकारी स्कूल में आने का। क्लियर है? तो पर बात यह है कि जो आप पढ़ें आप उसको थोड़ा समय दें, विजुलाइज करें, हर शब्द के ऊपर जोड़ दें। और टीचर कभी भी डांटे, टीचर हर तरह के हैं, कोई हम्बल है कोई स्ट्रिक्ट है। आप बिल्कुल प्यार से हम्बल होके टीचर से रिक्वेस्ट करें कि सर वर्ड सिखाइए या बताइए। कोई कैसा भी टीचर होगा अगर पूरी क्लास मिलकर उससे रिक्वेस्ट कर दे ना कि सर हमारे करियर की बात है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी आपकी नॉलेज है प्लीज हमें पूरी दीजिए। कोई टीचर कितना भी गड़बड़ हो वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा आपको पढ़ाएगा। पर आप भी उनसे कनेक्ट हो, आप उनसे दूर ना हो। जब दूरी बढ़ती चली जाती है ना तो कड़वाहट और आ जाती है। आप जितने बच्चे हैं टीचर के पास जाएं, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज आप जितना हमें डिलीवर कर सकते हैं आप करें, क्योंकि 2 साल बाद आप कहाँ होंगे हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता, पर कम से कम पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि आपने हमें सिखाया था, हमारे करियर में योगदान हुआ। आप बोलोगे तो कोई टीचर ऐसा नहीं होगा कि अपना पढ़ाए, पर टीचर भी कह देते हैं क्या कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, जिम्मेदारी खत्म होगी क्या ये कह के। और बच्चे भी कह रहे हैं कि कौन क्लास जाना चाहता है, मूवी देख लेता हूँ बंक मार के। बंक मारना भी जरूरी है कभी कभी, पर आप मैक्सिमम टाइम बंक मारो, क्योंकि आपका स्कूल डेज आपको लाइफ में एक ही बार मिल रहा है। उस लाइफ को भी एंजॉय करो, बंक भी मारो। मैं कभी नहीं कहता कि बंक मारना गलत है, बंक मारना चाहिए। मैंने खुद बंक किया स्कूल, कॉलेज तक बंक किया है मैंने कई बार। पर बंक हो वो सब कुछ ठीक है, पर आपके करियर से कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा। अगले दिन क्या आप कवर कर लेंगे? क्या आप अगले दिन उन चीजों को कवर कर लेंगे? ठीक है ना? इन चीजों को ध्यान रखना है, एथिकल बनना है और दिशा तय करनी है, करना क्या चाहते हैं। जब आप तय कर लेंगे आप मुझे चाहे व्हाट्सएप कर देना, अगली बार मैं आऊं तो आपके सबके पास एक उद्देश्य हो, एक गोल निर्धारित हो कि सर मुझे लाइफ में ये करना है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। जब आप दिशा तय करेंगे तो फिर मैं उस तरफ आपको गाइड कर पाऊंगा कि ये एएस बनना है तो ये करो, टीचर बनना है तो ये करो, एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो ये करो। पहले आप गोल तय करिए, फिर मैं आपको गाइड करूंगा इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना। कॉमेडियन बनना है तो कॉमेडियन के लिए क्या करना है, जो बनना है उस दिशा में क्या काम करना है। हर इस समय तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, सोशल मीडिया अपने आप में इतनी बड़ी चीज है। अगर आप में कैलिबर होगा, मैं अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का आपके लिए ओपन कर दूंगा, आपके रिकॉर्ड वीडियो मैं डालूंगा। जो मेरा 1 लाख का मास है ऑनलाइन सोशल मीडिया, जो अगले 2 साल में 10 लाख होगा। आपको 10 लाख लोग एक बार में जानते होंगे, मैं करूंगा प्रमोशन, आपका इंटरव्यू मैं खुद लूंगा अगर आप काबिल होंगे। इससे बड़ा तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता। आपको पब्लिसिटी चाहिए, मैं ओपन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करूंगा। दाल रोटी की दिक्कत आएगी, खाने पीने की समस्या, सारा इंतजाम कर दूंगा मैं। आप तय करो करना क्या, आप उद्देश्य अपना बना लो। और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे ओपनली कॉल करके कह देना कि आपने कहा था और नहीं किया। आप बिल्कुल ओपनली बोल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे नहीं करना होता तो मैं आता नहीं। मैं सारा काम छोड़कर अपनी क्लास में सब कैंसिल करके आया, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ इसीलिए आया, और मेरा कोई मोटिव नहीं। और ये सबसे बड़ी नीड है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, सबसे बड़ी जरूरत है, जो मेरा अगला काम ही यही है। चाहे मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, चाहे मैं बिहार जाऊंगा, चाहे मैं एमपी जाऊंगा, हर जगह सरकारी स्कूलों में यही काम करना है बस। अगला मोटिव यही है, ठीक है? तो ये सब बातें हो गई। तो मेमोराइज करने का पहला तरीका, आप जो पढ़े 10 मिनट के लिए आंख बंद करके विजुलाइज करें, पहली बात। दूसरे नंबर पे आता है, आप ये पेज पढ़ रहे हो, ये बेटा रीडिंग करके याद नहीं होता। कई बार लोग मैथ्स को रीड कर लेते हैं, अकाउंट्स को रीड कर लेते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं कि रीड होके होंगे। आप साइड में एक रफ पेपर रखा करो, कुछ लोग करते भी होंगे ऐसा, साइड में एक रफ पेपर रखो, और जो आपने पढ़ा पूरा पेज लिखने की जरूरत नहीं है, उनमें जो कीवर्ड हैं, जो आप एग्जाम में याद रखना चाहते हो, जो क्वेश्चन है, कम से कम उस रफ में उस वर्ड को नोट कर लो। रफ में ऐसे ही कोई फार्मूला आया, कोई कंसेप्ट आया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया तो याद नहीं हो पा रहा है, 2 बार हाथ से लिख लोगे ना, भूलेगा नहीं। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे हाथ को गाइड करता है कि देखो ये लिखो। और एग्जाम में भूल रहे होते हो ना, कई बार तुम गलत फार्मूला लिखते थे मैथ में, लिखते लिखते हाथ रुक जाता, नहीं ये तो माइनस होता था क्योंकि मैंने 20 बार लिखा हुआ है पहले, होता था कि नहीं? लिखते लिखते अचानक हाथ रुक जाता है, गलत लग रहा है कुछ। गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने पहले 10 बार लिखा था और इसी हाथ ने लिखा था और बताया था प्लस होता है, तो फिर माइनस आ रहा है, मतलब कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। ये लिखना इसलिए जरूरी है। ये मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ जो सिविल सर्विसेज वाले भी करते हैं। तो जब 5 साल बाद करोगे अभी कर लो, आपको इफेक्टिव आउटपुट भी ज़्यादा आएगा, मेमोराइज भी कर पाओगे। लिम्का बुक में जिनके रिकॉर्ड होते हैं वो भी यही करते हैं, इससे भी स्ट्रेटजी है। चाहोगे तो एक आध को मैं पकड़ के ले भी आऊंगा कि देखो ये क्या बता रहे हैं, लिम्का बुक रिकॉर्ड वाले, कुछ स्पेशल नहीं है, यही करते हैं। पहला होता है विजुअलाइजेशन, पहला विजुअलाइजेशन होता है, दूसरे नंबर पे राइटिंग, और तीसरे नंबर पे आता है रीडिंग, पढ़ो और भूलो। पढ़ा हुआ 10% भी याद नहीं रहता 10 दिन के बाद, विजुअलाइज किया 90% याद रहता है।
लिखा हुआ 60% याद रहता है, 90 60 10। विजुलाइज किया 90%, लिखा हुआ 60% और पढ़ा हुआ 10%। ठीक है, चल रहा है बेटा, बंद तो नहीं हुआ? तीनों बातें समझ पाए? ये विजुलाइज करने का तरीका। उसके अलावा अब मुझे बताएं किस किस तरह की दिक्कतें आपको फेस होती हैं, एक एक करके बताएं। तो ज़्यादातर लोगों के डाउट कॉमन होंगे, तो एक एक करके मैं क्लास में इंटरेक्शन कर लेता हूं ताकि बाकी लोगों को भी वो अनुभव मिल पाए। हेजिटेट नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि बाद में बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जो भी समस्या है आप कहें, मैं बात करता हूँ। कोई ऐसी परेशानी हो आप ग्रुप में नहीं कह पा रहे हो, अकेले में बोल रहे मुझे। अभी 1 बाई 1 बताएं, हाथ खड़ा करें जिनके मन में डाउट है कुछ, 1 बाई 1। बिल्कुल एज अ फ्रेंड आप मेरे से बात करो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हाथ खड़ा करें जितने लोगों के मन में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी बारे में बात करना चाहें। सारी बातें क्लियर हो गई? बताइए। डिसीजन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे कोई डिसीजन आपने लिया हो और आपको दिक्कत हुई, आप बताएं कोई एग्जांपल। सर करियर के ऊपर अगर मुझे कैट करना है या फिर बिजनेसमैन बनना है सक्सेसफुल, तो मैं ऐसे नहीं कंफ्यूज हूं कि मैं अपने प्रोफेशनल्स में जाऊं फिर बिजनेस करूं। ओके, तो बेटा अगर बिजनेसमैन भी बनना है तो क्या बिजनेसमैन के लिए आपको लगता है कि बेसिक एजुकेशन नहीं चाहिए? सो बेसिक एजुकेशन तो चाहिए, पर सर मैं प्रोफेशनल करना है, एक प्रोफेशनल लाइन अलग हो जाएगी। बेटा रतन टाटा या मुकेश अंबानी बिजनेसमैन में यही तो आइडियल होंगे ना आपके। इनसे बड़ा आइडियल इंडिया में तो नहीं होगा, नहीं। ओके, ये सब लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीए किए। नहीं नहीं, मैं कॉपी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा, देखो कॉपी करना और फॉलो करना दोनों अलग बात है। एक आइडियल हो जाएगा, मुझे आइडियल बिल्कुल आइडियल नहीं है। देखो दो चीजें होती हैं, एक बात होता है कि मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम मुझे एक दिशा मिल रही है कि थोड़ा मैं ये करूँ, कल को मैं रास्ता बदल भी सकता हूँ, पर एक लाइन तो चाहिए ना कहीं पर। किसी का मैं डाइट, देखो मुझे अपना पाथ बनाना है, तो जो कैसे बनाओगे अपना पाथ बनाने के लिए जो ऑलरेडी तुम्हारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करोगे। किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो आप, पर जितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उनमें से बैठ के सोचोगे जो मेरे को सूट करेगा मैं उसको चुनूंगा। मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको जो मेरे अकॉर्डिंग है। मुकेश अंबानी का बात मेरे हिसाब से मैं नहीं मानूंगा, रतन टाटा का मेरे हिसाब से नहीं है, मैं उसको भी नहीं मानूंगा। किसी तीसरे पर्सन का समझ में आता है मैं फॉलो करूंगा, उसको कॉपी नहीं करूंगा। और जहां जहां उसमें चेंज करने होंगे मैं चेंज भी करूंगा, क्योंकि वो मेरे हिसाब से। ये तो सोच रहे हो ना, ये दिमाग में चल रहा है। कॉपी नहीं करना पर एक बात तय करना। अब अगली बात, आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए, आपको बिजनेस करना है या आपको प्रोफेशनल में जाना है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने में एजुकेशन में कई चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो अभी तो ग्रेजुएशन से पहले चाहे आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना हो या बिजनेस में होना हो, ग्रेजुएशन तक तो आपको एक्सेल करना चाहिए। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन होंगे और आपका ग्रेजुएशन भी 80% होगा तो क्या ये खराब बात है? नहीं है ना। तो ग्रेजुएशन तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अभी आप 11th में हैं, तो 4 साल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12th में आप स्ट्रीम तो चूज कर चुके हो ना, कॉमर्स हो चुकी है, 12th में बदलेगी तो है नहीं। तो 11th 12th तो आपको कॉमर्स करना ही है। आगे आप बीकॉम भी जरूर करें, ऑनर्स मिल जाए तो ऑनर्स करें। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा कॉलेज अगर मिल जाता है तो जो आपकी सराउंडिंग होती है ना उससे बहुत सीखने को मिलता है। कोई हिंदू कॉलेज से बीकॉम कर रहा हो या कोई वेंकटेश्वर से कर रहा हो, हाँ बेटा एजुकेशन ग्रेजुएशन तक रेगुलर मेरे हिसाब से अगर मौका मिले तो करना चाहिए। क्योंकि कोई और कोर्स भी करना चाहो तो फिर आप उसमें ये करो, पर आप प्रोफेशनल या बिजनेस दोनों बातें कर रहे हो, एजुकेशन दोनों में चाहिए। कुछ एग्जांपल ऐसे भी रहे हैं कि एजुकेशन में अच्छे नहीं थे पर बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। पर आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है कि पढ़े लिखे लोग भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो अगर नॉलेज के साथ बिजनेस किया जाए तो फायदा ज़्यादा होगा, मेरा मानना ये है ना। क्योंकि सब्जेक्ट पे आपका डिजाइन इस तरह से किया गया है, इकोनॉमी। कौन सा बिजनेस करोगे जिसमें इकोनॉमी अप्लाई नहीं होगी? बताओ, हर बिजनेस में अप्लाई होगी। बैंकिंग की समझ आपको सब में चाहिए, देश की जीडीपी जीएनपी सब में चाहिए, टैक्स सिस्टम की नॉलेज आपको हर जगह पता होनी चाहिए। तो वो ग्रेजुएशन तक तो आपको जरूर करना चाहिए, रेगुलर कर पाओ तो रेगुलर करो। ग्रेजुएशन के बाद फिर तय करो। अगर आपको फाइनेंशियल या और कोई समस्याएं हैं तो फिर आप मुझे पर्सनली बता देना। फिर क्योंकि आप 12th के बाद अगर रेगुलर नहीं सोच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई ठोस कारण होगा, इसलिए आपने ऐसा कहा है ना। कोई ठोस कारण ऐसा होगा कि आपको फैमिली को सपोर्ट करना होगा या कोई समस्याएं होंगी। नहीं तो ग्रेजुएशन करना तो हर कोई सोचता है अच्छे कॉलेज से, पर अगर हो पाए पॉसिबल तो करना। और अगर मैं सपोर्ट कर पाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि रेगुलर करो। पार्ट टाइम में कुछ काम कर लो,
कुछ पढ़ाना है, कुछ करना है, मैं ऑप्शन अगर अपॉर्चुनिटी दे पाऊंगा तो मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आपका खर्चा भी चलता रहे और कॉलेज भी चलता रहे। फॉरेन कंट्रीज में लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी, उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है। वो लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं 1-2 घंटा पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपनी पॉकेट मनी भी खुद ही कमाते हैं, कॉलेज में रेगुलर करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, उससे वो बिजनेस स्किल सीखते हैं। अब जॉब करके मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, मैं तुम्हें बताऊं, मैकडॉनल्ड में बर्गर सर्व किए हैं, आगे जाके वो कंपनी का मालिक बने। सीखने के समय में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, पहले सीखना है, सीधे बिजनेस नहीं कूदना, पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने हैं, फिर उसको कूदना। कंफ्यूजन ग्रेजुएशन तक तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। पढ़ना है सर, साइड साइड अपना करना पड़ेगा सर, कि मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूँ, पहले से प्लानिंग करूँगा। हाँ, पहली चीज प्लानिंग करोगे। सर मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ, तो मैं कैट करूँगा, इतना उस पर फोकस करूँगा, क्योंकि कैट के एग्जाम में सर क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। हाँ ठीक है, सर मैं अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना तो उस लाइन में आप सबसे पहले कोशिश करो एमबीए करने की। अगर आपको बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप कोशिश करो बिजनेस एमबीए करने की, क्योंकि एमबीए पूरा का पूरा आपकी बिजनेस स्किल डेवलप करेगा। आप ज़्यादा सफल बिजनेसमैन हो पाओगे अगर वो स्किल आप में होंगी। पर एमबीए करने के लिए जो खर्चे हैं, ये चीज़ें हैं, वो आपको कितना अलाउ कर रही है, बाकी चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप जब मुझे क्लास के बाद बताओगे कि आपकी बाकी समस्याएं कैसी हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगा एमबीए आपके लिए सही रहेगा कि नहीं, या और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आपको सपोर्ट कैसे मिल सकती है एमबीए करने के लिए। बड़ी से बड़ी कंपनी, उसमें प्लानिंग वाले जितने बैठे हुए हैं वो सारे एमबीए वाले हैं। खुद की कंपनियां खोलते हैं, ज़्यादातर एमबीए हैं। मैक्सिमम लोगों को आप उठा के देखो, बाहर से एमबीए करके आते हैं, इंडिया में एमबीए करते हैं, एक्सएलआरआई, आईएसबी, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, आईआईएम। तो जो लोग पढ़े, जो लोग वहाँ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों में तो काम कर रहे हैं। सरकार की जो नीति बनाते हैं, क्या पीएम मोदी खुद बनाते हैं? सारे प्लानर हैं, सबके अंदर स्किल्स हैं, इसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है। बिजनेस भी अपने आप में पढ़ाई है। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस तो बाद में आएगा, पहले उसकी पढ़ाई आएगी। तो डाउट तो दूर हो गया ना। आपने कहा मैं कैसे तय करूं कि मैं प्रोफेशनल बनूं या पहले बिजनेस को प्रायोरिटी दूं, यही क्वेश्चन है। तो बिजनेस बाद में आएगा, पहले उसकी पढ़ाई आएगी। अब डाउट खत्म हो गया, पहले एमबीए टारगेट करो, इसके हिसाब से जो बेस्ट होगा। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या अलाउ कर रही है, आप मुझे क्लास के बाद बताओगे, तब उससे कोई दूसरा रास्ता होगा तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो आप शायद ओपनली क्लास में ना बोल पाओ। ऐसा ही कुछ है या बोल सकते हो तो बताओ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उसको। तो आप सबसे पहला टारगेट एमबीए करो। एमबीए करने के बाद फिर बात आएगी बिजनेस करने। फिर बिजनेस में भी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल होगा तो वो भी गाइड कर दूंगा। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है। शेयर मार्केट के लिए यूट्यूब पे मेरे वीडियो पड़े होते हैं, उसके लिए मैं खुद ही, अगर आप इंटरेस्ट होगा अलग से बता दूंगा। मैं अच्छे चैनल रिकमेंड कर दूंगा जहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा, पर वो अपने आप में स्टडी है, बिना पढ़ाई के वो भी नहीं है। आधे शेयर मार्केट वाले सीए हैं। राकेश झुंझुनवाला से बड़ा नाम शेयर मार्केट में इंडिया में नहीं है कोई, सीए है वो। अनिल सिंघवी जो जी बिजनेस में एंकर है, सीए है। रामदेव अग्रवाल सीए है। ज्यादातर सफल लोग वही हैं जो एजुकेशन के साथ इंटर किए हैं। अब बताओ, ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन एमबीए हैं, तो एजुकेशन चाहिए कि नहीं? अगर 100 में से 90 लोग उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या हम उससे कोई अलग रास्ता चुने? जो मेजॉरिटी जा रही है और उनको प्रूव हो चुका है कि वो सफल हुए, तो ऑब्वियसली हम ऐसा कुछ चूज करेंगे नहीं। सेटिस्फाई नहीं हो अभी आप? जो आधा रह गया वो भी क्लास के बाद में से पूछ लेंगे। बाकी देखो, मतलब सक्सेसफुल होना है उस प्रोफेशन में, सबसे पहले उस चीज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम मेरे से ये सुनना चाहते हो कि सर पढ़ाई किए बिना बिजनेस में आ जाऊं, आगे जाके धोखा खा जाओगे, कहीं ना कहीं नॉलेज कम हो जाएगी। बिना पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस में सफल हुए हैं, पर इसके चांस कम रहे। ठीक है। और एक तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा छेड़ दिया। हमारे स्कूल हमें ये सिखाते हैं कि आप एजुकेटेड कैसे हो जाओ। वो अपने आप में बड़ा पॉइंट है, मैं सोच रहा था उसको एंटर करूं कि ना करूं, चलो बोल देता हूं। एक चीज होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। एजुकेटेड होना रिच होने की गारंटी है नहीं, ये सुनना चाहते थे? एजुकेटेड होना रिच होने की गारंटी नहीं है। हमारे स्कूल हमें ये सिखाते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चारों तरफ की सराउंडिंग कहती है सक्सेसफुल हो जाओ। कोई ये नहीं बताता रिच कैसे होना। रिच होने का एप्टीट्यूड बचपन से ही अलग होता है। हम लोग जब जॉब मिलती है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे बचपन का ड्रीम था कार खरीदूंगा, पहले कार खरीद लेते हैं, फिर जमीन खरीदूंगा, फिर गोल्ड खरीद लूंगा। इनको कहते हैं लायबिलिटीज। यही पढ़ते हो ना इकोनॉमिक अकाउंट्स में, लायबिलिटीज। देखो,
जो आपकी जेब से पैसा निकाले ये लायबिलिटी है, और जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकता। जो चीज आपकी जेब में मनी ऐड कर रहा है एसेट है, और जो निकाल रहा है वो लायबिलिटी है। एक अच्छा मकान जिसमें आप रहते हैं, उसका एनुअली पेंट कराते हैं, 4-5 नौकर रखे हुए हैं, ये एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्योंकि हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। एक ऐसा मकान जिसका रेंट आपको आ रहा है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको मंथली किराया दे रहा है, ये क्या हुआ? एसेट। क्लियर है कि नहीं? हम लोग, ज्यादातर लोग जिंदगी में परेशान होते हैं कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पर फाइनेंस के लिए हमेशा परेशान होते हैं, पड़ोसी से उधार मांगते रहते हैं। कि पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है, तो भी वो फाइनेंस को लेकर दुख में है, क्रंच में है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती। जॉब लगते ही ये अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं, एसेट नहीं बढ़ाते। सबसे पहले तुम्हारी जेब में पैसा आए, अगर तुमको पॉकेट मनी 20 रुपए मिलती है ना, कोशिश किया करो 5 रुपए बचा के कहीं इन्वेस्ट कर दो। और ये एप्टीट्यूड बचपन से होना चाहिए। पहले पौधा लगाओ एसेट का, और ये पौधा तुम्हारी एज के साथ बढ़ेगा। और बढ़ेगा कैसे? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? एक हाथी है इतना बड़ा, अगले साल ये 8% से ग्रो किया, इतना हो गया, और अगले साल वो पूरे का 8% और ग्रो किया, इतना हो गया, और अगले साल वो हाथी के साइज नहीं, पूरे का फिर 8%। दैट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में अगर कोई चीज पहले 8 साल में डबल हो रही है, तो अगले 5 साल में डबल हो जाएगी। कंपाउंडिंग की ग्रोथ सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा फास्ट होती है। आ रहा है समझ? और जब 20 साल का अगर कंपाउंडिंग तुमने कर लिया, तो 3-3 साल में डबल हो जाएगा तुम्हारा पैसा। ये है कंपाउंडिंग। क्यों आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को कहा था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज द रीजन। कंपाउंडिंग आपको अमीर बनाता है। और लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट करोगे, लोग कहेंगे कंजूस है, ये कमा रहा है, कुछ एंजॉय नहीं कर रहा। अरे बेटा, 22 साल की उम्र में आपकी जॉब लगी, 22 से लेकर 35 तक अगर आप अपनी सैलरी का एक पार्ट सेव करते रहे, एसेट में लगाते रहे, तो वो जो पौधा लगाया है उसके इंटरेस्ट ही इतना आएगा कि तुम अपने सारे काम चला लोगे। मतलब पेड़ काटना भी नहीं पड़ा, और उसके फल पूरी जिंदगी खाते रहे, पेड़ खत्म नहीं हुए। एसेट वो चीज है। तो पूरी जिंदगी फोकस एसेट पे होना चाहिए। एसेट को बढ़ाने पे हम लायबिलिटी बढ़ाते हैं। कार खरीद दिया, अगले साल कार का दाम आधा हो गया। ड्राइवर रखा, उसकी सैलरी। अरे कार क्यों खरीद रहे? कैब की सर्विस दिल्ली में अवेलेबल, जहां जाना है कैब से जाओ, और जो कार का पैसा था वो इन्वेस्ट कर दो। उस इन्वेस्टमेंट के ब्याज से पूरी जिंदगी कैब पे घूमोगे। इसमें क्या जरा सी बात बताई मैंने, कोई बड़ी बात नहीं। शेयर मार्केट पूरा ही खेल है, म्यूचुअल फंड यही कहता है। कुछ ऐसा ही सुनना चाह रहे थे ना, जल्दी सफल होना। अभी डाउट पूरा है कि भी अधूरा है? अच्छा, अब अगला बताइए क्या पॉइंट है। ये अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है। देखो, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड पूरा सब्जेक्ट है। म्यूचुअल फंड तुम लोगों के सिलेबस में है क्या? सिलेबस में तो नहीं है ना 11th के। अगली बार जब मैं आऊंगा ना, तो मुझे याद दिलाना, मैं इसी पर डिस्कस कर लूंगा एक क्लास पूरी, तब तुम्हें और इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि तुम्हारा एप्टीट्यूड बिजनेस की तरफ है। बताओ मुझे अगला कोई डाउट है? कुछ जानना चाहते हैं? कुछ भी पूछना चाहो बताओ। ठीक है, कंप्लीट करें सेशन यहीं पर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि 2% कुछ दिमाग में बात गई होगी या बेनिफिट हुआ होगा, कम से कम टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। क्लियर है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन जैसे ही करेंगे, प्रिंसिपल सर से बात कर लेंगे कि टाइम कब परमिट कर रहा है, और आप जब सुनना चाहेंगे, कोई चीज पे बात करना चाहेंगे, तो फिर मेरी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, या मैं और भी लोगों को भेजता रहूँगा। ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।